Please like, subscribe and press bell icon for all notification. एक्स ने एक सीक्वेंस दे रखी है जो पॉजिटिव रियल वैल्यूड सीक्वेंस है, यानी कि इसकी जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज पॉजिटिव। तो हमें एक पॉजिटिव टर्म सीरीज हम कंसीडर कर लेते हैं 1/n को। इसकी जो लिमिट होगी ये 0 होगी, लेकिन यहाँ पर कहा है ऑप्शन ए में लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस में भी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो उसकी लिमिट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, काउंटर एग्जाम्पल हमारे पास जो ऑप्शन ए के लिए यूज करा था। बी भी डिस्कार्ड हो जाता है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, देर इज अ सबसिक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस विच हैज पॉजिटिव लिमिट। अगर हम एक सबसिक्वेंस इसी का कंसिडर कर लें 1/n+1, तो इसकी जो लिमिट है वो फिर से 0 है, लेकिन यहाँ पर कहा है विच हैज पॉजिटिव लिमिट। ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाता है, तो जो बचा ऑप्शन डी वही आपका करेक्ट होगा। और इसमें कहा गया है द लिमिट ऑफ द एवरेज सबसिक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस इज नॉन नेगेटिव। यानी कि देखिए, आप 0 तो आपको मिल ही रहा है लिमिट पॉजिटिव टर्म सीरीज में, यानी कि आपको 0 भी कंसीडर करना होगा और पॉजिटिव वैल्यू वाली तो मिलेंगी ही। तो सिंपल सी बात है, जो लिमिट्स होंगी वो नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर हमें एक वेक्टर स्पेस पी एन एक्स दे रखा है, जिसमें वो सारे पॉलिनोमियल्स आते हैं जिनकी डिग्री एट मोस्ट n है, यानी कि n से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो अगर मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ p2x समझने के लिए कि आखिर क्या मीनिंग है, तो इसका मतलब हुआ वो सारे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मैक्स 2 हो सकती है। तो इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आएंगे जिसको मैं c से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल होंगे जैसे कि x मैंने रिप्रेजेंट किया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिसको मैंने x स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जनरेट करने के लिए हम 1 का यूज कर सकते हैं। इसके स्केलर मल्टीपल्स हमें c दे दिए गए, यानी कि सारे स्केलर पॉलिनोमियल दे देंगे। लीनियर पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए हम x का यूज करेंगे, जैसे कि 2x+3। यहाँ पर हमने इस स्केल कर दिया और कांस्टेंट जोड़ दिया, तो लीनियर पॉलिनोमियल में इसका यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए हम एक्स स्क्वायर का यूज करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल 2x² प्लस x+c या 3 कुछ भी दे दीजिए। तो किसी भी, अगर आपका वेक्टर स्पेस p2x है तो इसका जो बेसिस होगा उसमें एलिमेंट्स होंगे 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए, x होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए, और x² होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए। यानी कि अगर डिग्री एटमोस्ट 2 है तो यहाँ पर 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, और डिग्री एटमोस्ट n होगी तो आपको इसके बेसिस में n+1 एलिमेंट्स मिलेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिस में जो होते हैं वही डायमेंशन होते हैं। डायरेक्ट इस चीज को आप याद रखेंगे कि एक वेक्टर स्पेस जिसमें पॉलिनोमियल हो डिग्री n के एटमोस्ट, तो उस पॉलिनोमियल की, उस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है n+1 होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 20 है, और हमें ये बताना है कि इस ग्रुप के कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 10 है। तो हमें 10 ऑर्डर के एलिमेंट्स ढूंढने हैं, यानी कि वो सारे एलिमेंट ए जिनका ऑर्डर 10 है और ए जी को बिलोंग करना चाहिए। क्योंकि जी कोई भी ग्रुप दे नहीं रखा है कि आखिर कौन सा ग्रुप है, जनरल हम मान सकते हैं जो कि एक साइक्लिक ग्रुप है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आइसोमॉर्फिज्म का यूज करेंगे। तो जी जिसका ऑर्डर 20 है, हम मान लेते हैं ये आइसोमॉर्फिक है Z20 की, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 20 है और इसका ऑर्डर भी 20 है। अगर ये आइसोमॉर्फिक है तो जितने ऑर्डर के एलिमेंट जी में हैं उतने ही ऑर्डर के एलिमेंट Z20 में भी होंगे, और हमें देखना है कि 10 ऑर्डर के एलिमेंट Z20 में, क्योंकि 10 जो है वो 20 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इक्वल टू होंगे 510 के। और 510 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 5 2⁻1 इंटू 5⁻1, और आइलर 5 फंक्शन का हम यूज करेंगे। तो इसको लिखेंगे 10 इंटू 1 - 1/2 1 - 1/5। इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा आंसर 4। ऑप्शन बी
करेक्ट होगा। यानी कि जी में 4 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर 10 है। यहाँ पर हमें a रेज़ टू द पावर 35 बताना है अगर a एक मैट्रिक्स दे रखा है जो कि है 1 0 1 1 और यहाँ पर इससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस हैं। तो जो a की आइगन वैल्यू है वो क्या-क्या होंगे? वो होगा 1, 1 क्योंकि a जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाती हैं या कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो 1 1 इसकी आइगन वैल्यू हो गई। a रेज़ टू द पावर 35 की जो आइगन वैल्यू होंगी वो भी 1 1 होगी, यानी कि इनकी पावर 35 कर दीजिए आप। अब हमें पता चल गया कि ऑप्शन सी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें आइगन वैल्यू 2 2 दे रखी है और ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है। हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑप्शन ए और बी की है, लेकिन कौन सा इसमें करेक्ट होगा क्योंकि दोनों की आइगन वैल्यू 1 1 आ रही है। तो इसको आप जनरलाइज कर लीजिए कि ए स्क्वायर क्या होगा। अगर मैं 1 0 1 1 को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 0 1 1 तो मुझे रिटर्न हो रहा है 1 0 2 1, यानी कि अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। इस तरह से अगर ए रेज टू द पावर में 35 निकालूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर 35 मिलेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर 35 इसमें है। तो यहाँ पर हमें W एक सब स्पेस दे रखा है या वेक्टर स्पेस है। रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इसमें कंसिस्ट करती हैं। तो हमें बताना है डायमेंशन ऑफ W। रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, यानी कि आप इसको बाय थ्योरी भी पता कर सकते हैं क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, यानी कि ये कंडीशन होना जरूरी है, यानी कि ट्रांसपोज का जो एलिमेंट्स होता है वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैं आई जे को इक्वल कर देता हूँ यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई आई, दोनों को एक साइड ले आता हूँ, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए आई आई इक्वल्स टू 0 और यहाँ से मुझे क्या मिलता है ए आई आई इक्वल्स टू 0, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स आपका 0 आ गया है। अगर किसी भी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 हैं इस तरह से, तो हम कितनी एंट्रीज पर फ्री हैं ये हमें डायमेंशन देगा। तो ऊपर के जितने एलिमेंट्स जैसे होंगे नीचे भी वैसे ही होंगे, फर्क इतना होगा कि उनमें नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट ए है तो यहाँ पर भी माइनस ए होगा, यानी कि सबसे पहली नॉन 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 जीरो एंट्री यहाँ पर होगी, फिर 2 यहाँ पर होंगी, फिर 3 यहाँ पर, फिर 4, फिर 5। यहाँ पर नॉन जीरो और जीरो कुछ भी हो सकता है, यानी कि फर्स्ट, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये कहाँ तक रहेगा n-1, यानी कि हमें ये सबको प्लस करना होगा 1 + 2 + 3 अप टू n-1 ताकि हम निकाल पाए हम कितनी पोजीशन पर टोटली इंडिपेंडेंट हैं। n-1 नेचुरल नंबर का सम, ये n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो n स्क्वेयर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब होता है जो कांस्टेंट कर्व में यूज किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है y इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर बी एक्स। यहाँ पर a और b आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनको एलिमिनेट करना है यानी कि खत्म करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले मैं इस गिवन कर्व का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। y प्राइम इक्वल्स टू ए बी ई रेज टू द पावर बी एक्स। अब आप यहाँ से ये देखिए कि a और b ई रेज टू द पावर बी एक्स, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ y से, तो ये हो जाएगा बी वाई, यानी कि y प्राइम इक्वल्स टू बी बी वाई हो गया है। अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर देता हूँ, इसका डबल डेरिवेटिव करता हूँ तो y डबल प्राइम इक्वल्स टू बी वाई प्राइम, ये हो गया है। और
इस वाली इक्वेशन से, प्रीवियस इक्वेशन से मैं इसमें b की वैल्यू रख देता हूँ, यानी कि पहले मैं इसको लिखता हूँ y डबल प्राइम माइनस बी y प्राइम इक्वल्स टू 0 और b की वैल्यू अब मैं इसमें यहाँ पर पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा y डबल प्राइम माइनस y प्राइम 1/y, ये b का वैल्यू हो गया है, और y प्राइम इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ, y प्राइम माइनस 1/y y प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ d2y अपॉन dx2 माइनस 1/y dy अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0, अगर मैं पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, y d2y dx2 माइनस dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0, और ये स्क्वायर भी रहेगा। अब आप मैच कीजिए, ऑप्शन ए आपका ट्रू होगा। यहाँ पे हमें वो बताने हैं एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 3 है और डायरेक्ट प्रोडक्ट Z9 क्रॉस Z3 में। अगर कोई एलिमेंट ए बी हम मान लेते हैं जो इस डायरेक्ट प्रोडक्ट में बिलोंग करता है, उसका ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। अगर हमें इस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट ये इक्वल होता है एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि हमें इसका ऑर्डर 3 चाहिए। इसका मतलब हुआ हमें एलसीएम 3 चाहिए। अब एलसीएम 3 कब कब आ सकता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पर अगर 1 हो और ऑर्डर ऑफ बी आपका 3 हो, तब आपका एलसीएम यहाँ पर 3 आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, या आपका यहाँ पर 3 हो और सेकंड पोजीशन पर 1 हो, या दोनों ही पोजीशन पर 1 1 हो। क्योंकि ए जो है वो आपका एलिमेंट ए जो है वो Z9 से आ रहा है और एलिमेंट बी जो है वो Z3 से आ रहा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा फर्स्ट केस के लिए कि ऑर्डर ए के कितने एलिमेंट Z9 में है, 1 के, तो 1 होगा। और ऑर्डर 3 के अगर हमें देखना है Zn में के ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, तो आप निकाल सकते हैं 5k से। कंडीशन ये है कि k डिवाइड करना चाहिए n को, अगर k n को डिवाइड करता है तो k ऑर्डर के 5 के एलिमेंट होते हैं। तो ऑर्डर 3 के हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ऑर्डर 3 के Z3 में कितने एलिमेंट होंगे, तो हम निकाल सकते हैं 5 3 से, और 5 3 की जो वैल्यू होती है वो 2 है, तो इसमें 1 और यहाँ पर 2, फाइनली आपको कुल मिला के कितने एलिमेंट मिलेंगे, 2 एलिमेंट्स यहाँ से मिलेंगे। इसी तरह 2 एलिमेंट आपको सेकंड पोजीशन से मिलेंगे, और यहाँ से कितने मिलेंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 4 एलिमेंट मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 यहाँ और 4 यहाँ, 8 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर 3 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट।